कई बार आपने सुना होगा कि कोई सो रहा था, सोते-सोते उसकी मौत हो गई और कारण पता नहीं चला। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग उसका कारण पता करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग स्लीप एपनिया के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके क्या-क्या कारण होते हैं और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेरे साथ अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरे हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सोते समय किसी भी व्यक्ति की सांस 10 सेकंड या उससे ज़्यादा समय के लिए या तो बिल्कुल रुक जाती है या तो कम हो जाती है। इस कंडीशन में जो बॉडी के आर्गन है उनको अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिलता है, पेशेंट के हार्ट, ब्रेन और लंग पे प्रेशर पड़ता है और सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिलने पे आगे चल के डिप्रेशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का भी रिस्क बढ़ता है। तो अगर शॉर्ट में कहें तो ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है जो ध्यान ना देने पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। आजकल की लाइफ़स्टाइल इतनी चेंज हो चुकी है कि स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है। स्लीप एपनिया कितने टाइप्स के होते हैं? स्लीप एपनिया मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इस कंडीशन में हमारे जो एयरवे होता है उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डेवलप होता है। हमारे देश की जाने-माने सिंगर बप्पी दा की डेथ भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण हुई थी। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे। दूसरा है सेंट्रल स्लीप एपनिया सीएसए। इस कंडीशन में हमारे एयरवे में किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, लेकिन हमारे ब्रेन में किसी प्रॉब्लम के कारण जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं वो रिस्पिरेटरी मसल्स तक नहीं पहुंचते। हमारा ब्रेन रिस्पिरेटरी मसल को सिग्नल नहीं दे पाता है कि हमें सांस लेना है, तो फिर व्यक्ति जो है जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो सांस लेना कुछ देर के लिए भूल जाता है। ऐसा मेनली स्ट्रोक की प्रॉब्लम है या फिर पैरालिसिस है, कोई मेडिसिन चल रही है, हार्ट फेल्योर है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज है, तो इन सब केसों में देखा जा सकता है। तीसरा है मिक्स्ड या फिर कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। इस कंडीशन में सेंट्रल और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया दोनों प्रॉब्लम एक साथ डेवलप हो जाती है। इन तीनों में से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो आज हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके सिम्पटम क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जो सिम्पटम है कि तेज़-तेज़ से लाउड से घर्राटे आते हैं। इससे मतलब आपके घर वाले तो परेशान होते ही हैं, आपके जस्ट जो पड़ोसी हैं वो भी आपके खर्राटे से परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर खर्राटे लेने वाला जो पर्सन है उसको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो। नींद के दौरान कुछ समय के लिए सांस रुक जाती है। अगर कुछ समय के लिए होता है तो जो पेशेंट है उसको पता नहीं चलता है, लेकिन जो साथ में उसके सो रहा है वो अगर नोटिस करता है तो उसको पता चलता है कि इसकी सांसें रुक रही हैं। सांस रुकने की वजह से अगर बहुत देर तक सांस रुक रहा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट की नींद बार-बार खुल जाती है, उसको नींद नहीं आती है, प्रॉपर उसकी नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी नहीं होने के कारण सुबह उठने पे सर में दर्द होता है, थका-थका सा फ़ील होता है, वो फ्रेशनेस फ़ील नहीं होती है, एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं होता है। हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, दिन भर नींद आती है और किसी भी काम में कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। हमेशा स्लीपी फील होने से रोड एक्सीडेंट होने का भी एक रिस्क बना रहता है, तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है। अगर स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं हुआ तो ये आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जैसे स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, हार्ट फेल्योर, डिप्रेशन, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। स्लीप एपनिया के कॉज क्या है? नॉर्मली जब हम सोते हैं तो फिर हमारी बॉडी की सारी मसल्स रिलैक्स करती हैं तो वो थोड़ी एक्सपैंड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो बॉडी के सारे मसल्स के साथ हमारे थ्रोट के भी जो मसल्स होते हैं, जो टंग के मसल्स हैं वो भी रिलैक्स करते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई टिश्यू ग्रोथ नहीं है, तो आप अच्छे से सोते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसके कारण मेनली कोई भी अगर आपके एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये आपके स्लीप एपनिया को कॉज कर सकता है। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, आपके जो थ्रोट में फैट डिपोजिशन ज़्यादा है या फिर लंग का जो आपका टंग है उसका टोन कम है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर नेज़ल सेप्टम डेविएटेड है, कोई नेज़ल पॉलिप है या फिर नाक और मुंह में जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं जैसे कि एडेनॉइड और टॉन्सिल अगर वो बढ़ जाते हैं तो फिर ये स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं या फिर कफ, कोल्ड या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम है तो फिर आपको खर्राटे आते हैं, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। प्री टर्म बेबीज़ में भी लंग अच्छे से मैच्योर नहीं होता है तो उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाइपोथायरायडिज्म के केस में भी ऐसा देखा जा सकता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या है? ऐसे तो स्लीप एपनिया किसी को भी हो सकता है या आजकल बच्चों में भी देखा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं
हैं जो इसके होने के रिस्क को बढ़ा देते हैं। जैसे सबसे पहला है ओबेसिटी। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपके जो टंग या थ्रोट वाला एरिया है वहाँ पे फैट का डिपोजिशन ज़्यादा है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों की गर्दन मोटी होती है उन लोगों के एयरवे में रिस्ट्रिक्शन होता है और प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों में जन्म से ही एयरवे पतली होती है या फिर एडिनॉइड या टॉन्सिल बढ़ा हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बच्चों में ये बहुत कॉमनली टॉन्सिल या एडिनॉइड के बढ़ने के कारण एपनिया देखा गया है। जेंडर भी इसको काफ़ी अफेक्ट करता है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम ये प्रॉब्लम देखी जाती है। एज भी इसको अफेक्ट करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है स्लीप एपनिया के होने का रिस्क बढ़ता है। यह जेनेटिक भी होता है, तो अगर फैमिली में किसी को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है तो उनके जो भी बच्चे हैं उनको होने का रिस्क रहता है। अल्कोहल या नींद की दवाइयाँ लेने से जो थ्रोट के मसल्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण भी एपनिया होता है। स्मोकिंग करने वालों में भी इसका रिस्क रहता है। इसके अलावा साइनोसाइटिस, एलर्जी, नेज़ल पॉलिप, नेज़ल सेप्टम डेविएशन की भी प्रॉब्लम है तो फिर ये हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन और वज़न बढ़ने के कारण या फिर जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है उनमें भी स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? तो डॉक्टर आपके स्लीप पैटर्न की पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि आप कब सोते हैं, कैसे सोते हैं, रात में कितनी बार आपकी नींद खुलती है। अगर आपके साथ कोई आया तो डॉक्टर उससे पूछ सकते हैं कि बीच-बीच में सांस तो नहीं रोकती है। इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपका स्लीप टेस्ट यानी कि पॉलीसोनोग्राफी करा सकते हैं। इस टेस्ट के दौरान एक मशीन होती है जिसको लगा के आपको पूरी रात सोना होता है। इस दौरान आपके ब्रेन के वेव की एक्टिविटी को चेक किया जाता है। आपका हार्ट रेट कितना है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल का कितना है, आपके जो हाथों और पैरों के मूवमेंट्स हैं उनको भी चेक किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि सांस आपके बीच में रुक तो नहीं रही है, अगर रुक रही है तो कितनी देर के लिए रुक रही है और कितनी देर पे रुक रही है। नेक्स्ट इस रिजल्ट से ये पता चल जाता है कि आपको सिंपल स्नोरिंग है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, और अगर है तो वो किस ग्रेड की है। इसके अलावा डॉक्टर आपका इमेजिंग टेस्ट जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप एंडोस्कोपी करा सकते हैं, जिससे ये पता करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है और किस कारण से है, ताकि उसका परमानेंट ट्रीटमेंट किया जा सके। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है कितनी सीवियर है और किस कारण से है। अगर माइल्ड केसेज़ हैं तो उसमें लाइफ़स्टाइल चेंज करके काफ़ी हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको वेट ज़्यादा है तो आपको अपना वेट कम करना है, आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप अपना स्लीप का रूटीन बनाइए। डेली 7 से 8 घंटे की नींद आपको पूरी करनी है। डेली आपको एक्सरसाइज करना है। आप जो स्लीप एपनिया के पेशेंट होते हैं वो दिन भर अपने आप को थका-थका सा फ़ील करते हैं तो उन्हें एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि थोड़ा-थोड़ा करके आप शुरू करिए और डाइट अपना इस तरह से रखिए कि धीरे-धीरे आपका वेट भी कम हो। अगर अल्कोहल और स्मोकिंग आप करते हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए। किसी तरह के अगर एडिक्शन है किसी भी नशा का तो उसको भी आप मत करिए, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपोथायरायडिज़्म की अगर प्रॉब्लम है आपको तो आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए। स्लीपिंग पोस्चर आपको सही रखना है। पीठ के बल सोने से ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है, तो आप साइड करवट सोइए और हेड इनको थोड़ा-सा एलिवेट करके रखिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। डेंटल माउथपीस को यूज़ करने से एयरवे को ओपन रखने में मदद मिलती है। सीवियर केसेज़ में लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के साथ सीपैप मशीन या फिर सर्जरी चूज़ किया जाता है, वो आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर नेज़ल सेप्टम डेविएटेड है, नेज़ल वूंड बढ़ी हुई है, कोई ट्यूमर है या फिर कोई पॉलिप है, कोई एब्नॉर्मल ग्रोथ है या फिर टॉन्सिल या एडिनॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे केस में डॉक्टर सर्जरी एडवाइज़ करते हैं। मैं ये कॉमन प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत तरह की सर्जरी है जो डॉक्टर आपके कंडीशन और प्रॉब्लम के हिसाब से आपको एडवाइस करते हैं। सीपैप जो मशीन है वो स्लीप एपनिया के पेशेंट के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। सीपैप का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो ये एक तरह की मशीन होती है, इसको रात भर आपको लगा के सोना होता है। इस ट्रीटमेंट में कंटिन्यूअस आपकी नोज़ के थ्रू एक एयर प्रेशर मेंटेन किया जाता है ताकि आपका एयरवे खुला रहे और आपको सांस लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यह रोज़ रात को सोने से पहले लगाना होता है और इसे आप ज़रूर से लगाएं। इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? वज़न आपको कम करना है, डेली एक्सरसाइज करना है, डाइट आपको अपना अच्छा रखना है, अल्कोहल और स्मोकिंग छोड़ देना है, और भी कोई अगर ऐसी नशीली चीज़ें आप ले रहे हैं तो इसको आप यूज़ नहीं करें। सोने का जो पोजीशन है आपको बनाना है सही, साइड सोना है, पीठ के बल नहीं सोना है। सोने से पहले आप सलाइन, नेज़ल स्प्रे या ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो आपके नेज़ल कैविटी है वो ओपन रहेगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इसे और भी लोगों के साथ फॉरवर्ड करिए ताकि वो लोग भी इसकी जानकारी ले सकें। थैंक यू।